हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एनआईओएस कोर्स 504 का चैप्टर 8। इससे पहले हम 504 के 7 चैप्टर कर चुके हैं। तो आज इसमें पढ़ेंगे हम आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डेटा। और इससे पहले जो हमने 7 चैप्टर करा था, तो 7 चैप्टर में हमने एरिया, मेजरमेंट, वॉल्यूम, इन सब के बारे में डिस्कस करा था कि एरिया 2D शेप्स का होता है, 3D शेप्स में वॉल्यूम आ जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ हमने डिस्कस करी थी। उसी के साथ हमने जो समय की मेट्रिक मेथड था, जिसमें किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, जब हम वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं, हम एरिया सीख लेते हैं, हम मेंसुरेशन सीख लेते हैं, हम वॉल्यूम सीख लेते हैं, उसके बाद क्या आता है हमारे डेटा, और हम उनको किस तरीके से उसका प्रबंध करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो ये आपको याद आ रहा होगा कि जो आपकी मैथ्स की बुक होती है एनसीईआरटी की, उसमें जो आपके चैप्टर्स होते हैं वो भी ना इसी के अकॉर्डिंग ही होते हैं। पहले आपको मतलब रैशनल नंबर देते हैं, वो सीखते हैं, फिर हम नंबर्स के साथ, पैटर्न के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सीखते हैं, फिर हमारा अलजेब्रा आता है, फिर हमारी ज्योमेट्री आती है, फिर हमारा एरिया का चैप्टर होता है, और फिर लास्ट में जो जैसे हमने जब हम मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं 9, 10 में, चैप्टर इसी तरीके से होते हैं। तो ये चैप्टर भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है कि हम एक के बाद एक चीज़ सीखते जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा ये चैप्टर 8 है, इसमें आंकड़ों का प्रबंधन हम कैसे सीखते हैं। तो इसमें आपको सामने दिख रहा होगा ये आंकड़ों का संग्रह तथा निरूपण, कि आंकड़ों को तो कलेक्ट करना, मतलब आंकड़ों को दिखाने से पहले उसको कलेक्ट करना एक चीज़ है, कि पहले उसका संग्रह करना, फिर उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड होते हैं, टेबुलर मेथड होता है, पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, आयत चित्र होता है, तोरण होता है, उजाइब होता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से हम दिखा सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर होता है कि हम आंकड़ों का विश्लेषण। अब हमने आंकड़े तो कर लिए इकट्ठे इधर उधर से मांग के, चाहे वो प्राथमिक आंकड़े हो चाहे द्वितीयक आंकड़े हो, प्राथमिक डेटा चाहे सेकेंडरी डेटा, हमने इकट्ठा कर लिया, हमने उसको दिखा भी दिया। ठीक है, हमने उसको पाई चार्ट बना दिया, हमने उसका बार ग्राफ बना दिया। लेकिन अब क्या, बार ग्राफ बनाने के बाद क्या हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है? सो द रियल आंसर इज नो। अगर हमने बार ग्राफ बनाया है तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, या हमें ज़रूरत पड़ी होगी कि हमने बार ग्राफ क्यों बनाया है। तो उसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हमें उसका आंसर चाहिए होता है, तो हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, एनालाइज करते हैं कि ये बार ग्राफ है, हमको इससे क्या कंपेयर करना है, हमें इससे क्या आंसर चाहिए, तो हम उसका वो विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने की काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, फिर विचरण के माप, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, आपका डेविएशन आता है, विचरण भी काफ़ी तरीके के होते हैं। तो आज वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रस्तावना में आपको ये बोला हुआ है कि काफ़ी सारी चीज़ों में, आप किसी भी चीज़ में ले लो, चाहे भूमि, राजस्व, कृषि उत्पाद, मानव शक्ति, इन सब के लिए हमें आंकड़े चाहिए होते हैं। इवन हर एक चीज़ के लिए हमें आंकड़े चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए हमें आंकड़े चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप वुड बी टीचर हैं, आप डेली क्लास में जाओगे, आपको अटेंडेंस लेनी है बच्चों की, आप अटेंडेंस क्यों लोगे? आपको वो डेटा क्यों चाहिए? ताकि आप ये पता लगा सको कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल है, लेकिन उसके लिए आपको डेटे की ज़रूरत है। ठीक है, अब चलिए, आप कोई बात नहीं, आप स्कूल में नहीं जाते, आप घर पे रहते हैं, लेकिन घर पे रहने के लिए भी देखिए डेटा हमें किस तरीके के लिए चाहिए। मान लीजिए आपको पूरे महीने का राशन लाना है, ठीक है, तो आप हिसाब लगाओगे कि करीब करीब कितने पैसों की आपको ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको डेटा चाहिए कि आपके घर में क्या सामान कम है, चीनी, दाल, आटा, चावल, आपको कितना कितना लाना है, और कितना कितना लाना है। इसके बाद भी आपको इनके प्राइस पता होने चाहिए कि अप्रॉक्स इतना इतना प्राइस है इसका, तो इतना मेरा खर्चा हो सकता है। मतलब एक बेसिकली छोटा सा बजट बनाने के लिए भी हमें डेटा की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली इस प्रस्तावना से हमें यही समझ में आता है कि डेटे के लिए बहुत ज़रूरी है डेटा हमारे लिए, और उसको संभालने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपने एक पढ़ा होगा स्टैटिक्स, अगर आपने 11th-12th क्लास में, आपके पास इकोनॉमिक्स होगी, आर्ट्स वाला बच्चा होगा तो भी होगी, कॉमर्स वाला बच्चा होगा तो भी होगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो सांख्यिकी है ना, वो किसी को बना भी सकती है, मतलब किसी भी चीज़ को बना सकती है, बहुत ज़्यादा उसका प्रोग्रेस करवा सकती है, और उसका विनाश भी करवा सकती है। तो जो आंकड़े होते हैं, जो सांख्यिकी है, वो इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि उस पर ही काफ़ी सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बना सकती है और उसका सर्वनाश भी कर सकती है। और सांख्यिकी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मौलिक सच है, मतलब कि ये सच है, और इससे बड़ा कोई झूठ भी नहीं है। सांख्यिकी एक सफ़ेद झूठ है, फेवरेट कॉट है ये, मतलब
बहुत एक फेमस कॉट है ये स्टैटिक्स की। तो अभी हम पढ़ते हैं कि आंकड़ों का संग्रह एवं निरूपण। तो देखिए संग्रह की क्या जरूरत होती है, हमें काफ़ी सारी खरीदारी में हमारे को बिजली का बिल देना है, हमें बच्चों की दवाइयाँ लानी है, या बच्चों की एजुकेशन पे हमें कितना खर्च करना है, तो हम उसका हिसाब बनाते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000 30,000, तो आपके खर्चे कितने हैं, आपको क्या क्या चाहिए, तो पूरी आप एक सूची तैयार करेंगे। इसके लिए आपको डेटा चाहिए। अब एक शिक्षक के रूप में हम कुछ बच्चों की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आधार पर संग्रह कर रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम टीचर हैं तो हमें डेली क्लास में बच्चों की अटेंडेंस लेनी है, वो हम क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों के प्रोडिक टेस्ट होते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग बच्चों की प्रिपरेशन करवानी होती है। फिर मिड टर्म होता है, मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमें चाहिए। बच्चों का हाइट वेट करवाना होता है हर 6 महीने में, तो उसका रिकॉर्ड हमको रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें डेटा चाहिए। कोई हम एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो हमें बताना है कि मतलब कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर एक्टिविटी प्लान करें। अगर ग्रुप एक्टिविटी है तो कितने ग्रुप बनेंगे, कितने ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें कितने उनमें जो उनमें यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो हमें चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके हमें डेटा की ज़रूरत होती है। अब एक लीजिए कि शिक्षक, जैसे हम बच्चों की अटेंडेंस ले रहे हैं डेली, तो टीचर्स की भी तो डेली अटेंडेंस लगती है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ही तो उनकी सैलरी डिसाइड होती है, कितने दिन टीचर स्कूल में आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम डेटा यूज़ करते हैं इनको हम डेटा बोलते हैं, मतलब ये जो हमारे आंकड़े हैं। और जो हमारे आंकड़े होते हैं वो नंबर्स में होते हैं। ठीक है, नंबर, हम ये नहीं बता सकते छोटा बड़ा ज़्यादा ऊंचा, ये इससे कम है इससे ज़्यादा नहीं, हमें नंबर चाहिए। ये 153 सेंटीमीटर है, वो 149 सेंटीमीटर है। जहाँ पर ये नंबर आएंगे तभी हम उनको आंकड़े बोल सकते हैं, अदरवाइज वो डेटा नहीं होगा। ठीक है, अब है आंकड़ों का संग्रह। अब देखिए हम आंकड़ों का संग्रह कैसे करेंगे। इन्होंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे दिए। कक्षा 7 के बच्चे विद्यार्थी पिकनिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कक्षा अध्यापक ने उनसे सेब, संतरा, केला तथा अमरूद में से अपनी पसंद के फल के विषय में पूछा। ठीक है, ताकि वो उनको उस तरीके से बांट सके। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दी हुई है। तो जब हम डायरेक्टली ऐसे ही बच्चों से पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनको गौड़ आंकड़े बोला जाता है, गौड़ आंकड़े। ठीक है, या यथा प्राप्त आंकड़े भी बोला जाता है। ठीक है, जब मतलब इनको कैसा होगा कि मतलब कि जब हम किसी प्रकार की उनकी टेबल नहीं बना रहे, कोई पाई चार्ट नहीं बना रहे, उनको किसी तरीके से व्यवस्थित नहीं कर रहे, उनको हम गौड़ आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखा है, देखिए कि सचिन तेंदुलकर ने रन बनाए हुए हैं, इतने 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 बना हुआ है। अब सिंपल से आपको एक रन बता दिए, इनको किसी तरीके से इकट्ठा नहीं करा हुआ, जैसे रन उन्होंने बताए लिखे हुए हैं, तो हम इनको यथा प्राप्त आंकड़े बोलेंगे कि एज इट इज उसको वैसे लिख लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे 12 विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पे अंक दिए गए हैं, इन्होंने इसको, ये अगर देखो यहाँ पे अगर इनको नंबर को ऐसे ही छोड़ देते तो ये यथा प्राप्त आंकड़े होते, लेकिन अब देखिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, छोटे से बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये व्यवस्थित आंकड़े हो गए, इनको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, इनको व्यवस्थित बोला गया है। अब देखिए बच्चों का साइज है। अब साइज के लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बनाया है, यहाँ पे मिलान चिन्ह, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई हुई है यहाँ पे। तो अब जैसे ये आपने बहुत इजी है आपके लिए करा होगा, 4 है। तो ये मतलब जूतों के साइज जो है 4 कितने बच्चों का है, 5 बच्चों का है, 5 कितने बच्चों का है, 7 बच्चों का है। इस तरीके से नीचे हमने नंबर ऑफ टोटल निकाला कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30, और कौन सा साइज कितने कितने बच्चों का है। तो अब हम इसको बजाय इस टेबल को देखने से हमको इसको देखना आसान है, और यहाँ पे हमने इनको आंकड़ों को व्यवस्थित किया है, तो ये हमारे व्यवस्थित आंकड़े हैं। ठीक है, अच्छा ये इसको बीच में बताया गया है कि जैसे ये जो हमारा बीच में ये मिलान चिन्ह है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या जो है हम इसको फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, बारंबारता, फ्रिक्वेंसी बोला जाता है। इसी तरीके से अब आपको ये टेस्ट दिया हुआ है तो आप इसको लगा सकते हैं, चाहे तो आप वो टेबुलर फॉर्म में लगाओ जो अभी हमने ऊपर देखी। ठीक है, दंड आरेख में बताओ, मतलब दंड आरेख अभी हम आगे पढ़ेंगे। आप इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में भी बना सकते हो, या फिर इसको इन्होंने देखिए आरोही क्रम लगा रखा है। फिर इसके बाद किसी भी चीज़ में मतलब हम कर सकते हैं, हमारे व्यवस्थित आंकड़े होते हैं जब हम आंकड़ों से थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं। फिर यहाँ पे बोला है परिसर, परिसर मीन्स होता है रेंज। तो रेंज आप एक याद कर लो, अगर 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है आप कर दो, हाईएस्ट नंबर माइनस मिनिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर माइनस मतलब मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। जो आपकी पूरी बारंबारता श्रेणी में, पूरी बारंबारता टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम सबसे छोटे से माइनस कर देते हैं, तो हमारी रेंज निकल के आती है, यानी कि परिसर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर आपको मिलेगा, सबसे बड़ा नंबर है आपका 93, 91, 93, 94 भी है, और सबसे छोटा नंबर है इसमें यहाँ पे वैसे दिया हुआ है
सबसे बड़ा नंबर है आपका 94 और उसमें से सबसे छोटा नंबर है 7, तो अगर हम माइनस कर देंगे तो रेंज है 87। ठीक है, अब उसको इस टेबल को देखिए, इन्होंने इस तरीके से बताया हुआ है। यहाँ पे क्या ले गया, वर्ग अंतराल ले लिया 0 से 9। जैसे कि पहले क्या था, जूतों की साइज बहुत कम था, 4 5 6 7 बस खत्म, लेकिन यहाँ पे पूरा 100 तक गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 9 के बीच में कितना आ रहा है, 10 से 19 के बीच में कितना आ रहा है, 20 से 29 के बीच में कितना आ रहा है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 0 से 9, 10 से 19 का रखा है, लेकिन हम इसको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे करते हैं। और जैसे कि फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि 10, 10 तो दोनों में आ रहा है, तो हम 10, अगर मान लीजिए 10 आता है तो हम किस में लेंगे, तो 10 हमेशा नीचे वाले में लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताया 0 से 9, तो यहाँ पे 0 से 9 ही आएगा, लेकिन लिखने का करेक्ट तरीका होता है 0 से 10, और 10 वाला हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, हम नीचे वाले में करते हैं। ठीक, इसी तरीके से जो 20 होगा वो तीसरी लाइन में होगा, जो 30 होगा वो चौथी लाइन में इन्वॉल्व होगा, 40 होगा वो पांचवी लाइन में इन्वॉल्व होगा, हम चौथी लाइन में उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बारंबारता बटन बहुत अच्छे से बता दिया है किस तरीके से होता है। अब होता है इसका सचित्र चित्रण, कि जब हम इसको किसी टेबल की फॉर्म में या फिर हम किसी चित्र के द्वारा इसको दिखाते हैं, तो ये हमारा सचित्र चित्रण होता है। ठीक है, तो पहला है आपका चित्रलेख। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि कक्षा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में कितनी सारी बालिकाएं हैं, तो 25, 20, 30, 10, 15। ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो अभी इसके लिए हम बालिका विद्यार्थियों की संख्या देखिए, अब इसमें इन्होंने क्या करा हुआ है, देखिए 5th क्लास में 15 थी, तो इन्होंने 3 लड़कियां दिखा रखी हैं। 4th क्लास में 10 थी, तो 2 लड़कियां। यानी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका एक चित्र है, ये जो आपका पिक्टोग्राफ है, इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं। एक लड़की बराबर मतलब एक चित्र बराबर 5 लड़कियां। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से इन्होंने पिक्टोग्राफ बनाया हुआ है कि हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, और नीचे हम मेंशन कर देते हैं कि एक लड़की बराबर, एक चित्र बराबर 5 लड़कियां। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये मैगजीन और समाचार पत्रों में प्रयोग होता है, इनको बनाने में अधिक समय लेता है। अब चित्रलेख बनाना, अब थोड़ा सा चित्रलेख के बारे में, पिक्टोग्राफ के बारे में बताया हुआ है। ये होता है आपका डंडारेख, डंडारेख बार ग्राफ, जिसमें जैसे ये हम इसको सेम एग्जांपल आपको दिया हुआ है, हम इसको बार ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि देखिए कक्षा 1 कितना है 25, कक्षा 2 में 20, 30, 3 में है 30, 4 में है 10 और कक्षा 5 में है 15। मैं आपको बार ग्राफ देख करके ये सारा डेटा बता पा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा होता है बार ग्राफ, कि हम सेम उसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये नीचे वाला होता है हमारा एक्स एक्सिस, ऊपर वाला होता है वाई एक्सिस, और कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं। बार ग्राफ बोलते हैं उसको जब जाओ ये जो बीच में अब बने हुए डंडे से इनके बीच में गैप होता है, उसमें होता है बार ग्राफ। और जब यही साथ में चिपका के होगा तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम या आयत चित्र। ठीक है, तो यहीं पे आपको इसको करने का बता रखा है। आपको आई गेस इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता ही होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, नंबर कहाँ लिखनी है, सब आई गेस आपको पता ही होगा। अब ये है बहुडंडारेख, मतलब मल्टी बार ग्राफ। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि आपको ये एक बार ग्राफ दिया था। ठीक है, अभी आपका क्या है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि एक ही आंसर में एक से ज़्यादा बार ग्राफ बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और एनुअल के मार्क्स दे रखे हैं एक साथ। अब आपको बोला है कंपैरिजन करने के लिए आप बार ग्राफ बनाओ, तो इसको हम बहुडंडारेख बोलते हैं या फिर मल्टी बार ग्राफ बोलते हैं। कि आप देख सकते हो दोनों के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के नंबर हैं, हम कलर अलग अलग कर देंगे। अर्धवार्षिक वार्षिक आपको दिख रहा है, दोनों का कलर अलग है, तो दोनों की कंपैरिजन भी हो जाएगी। और इसको देख के आप बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हो कि किसमें फर्स्ट टर्म से ज़्यादा ग्रोथ है, किसमें नंबर कम हो गए हैं। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज है भाषा जो है, इसमें बच्चे के मार्क्स बढ़े हैं, अंग्रेजी में भी बढ़े हैं, लेकिन मैथ में कम हो गए। उसमें फर्स्ट टर्म में ज़्यादा थे, फाइनल में कम हो गए हैं। साइंस में भी कम हो गए हैं, सोशल साइंस में बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें से हम जो क्या है अपने रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम आपको जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, जब भी आपस में चिपका रहता है, बीच में गैप नहीं होता, इसको हम हिस्टोग्राफ बोलते हैं। फिर आता है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है थोड़ा सा सबसे अलग बनाने से कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि जो हमारा पाई चार्ट होता है ना, उसको हम 360 डिग्री में बताते हैं। अगर हमें डिग्रियां दे रखी हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मकान का किराया, शिक्षा, परिवहन, भोजन मिश्रित, अगर यहाँ पे हमें डिग्रियां दे दिया जाता 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, तो हमारे लिए बनाना बहुत आसान होता। हम सिर्फ एक सर्कल बनाते और उसमें जो भी हमारी डिग्रियां दे रखी हैं डी की हेल्प से हम उसको मेंशन कर देते। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे ख़राब हो जाती है जब आपको सिर्फ एक नंबर दिया जाता है या फिर आपको परसेंटेज दी जाती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं।
कि मकान का किराया कितना है, शिक्षा पे कितना खर्चा हो रहा है, 3600 रुपये ऊपर लिखा है ना 100 रुपयों में, तो ट्रांसपोर्ट पर 600 रुपये। तो अभी क्या करना है, आपको इसका पाई चार्ट बनाना होगा। तो पाई चार्ट बनाने से पहले आपको इसको पर डिग्री में चेंज करना होगा, ठीक है। हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे। अब देखिए डिग्री में कैसे चेंज होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी डिग्री होती है वो 360 डिग्री होती है, क्योंकि एक पूरा सर्कल, उसमें पूरा गोल अगर एक घूमते तो वो 360 डिग्री होती है। तो आप देखिए हम डिग्री में चेंज कैसे करते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए जो भी आपको चीज़ें दी हुई हैं कितना है, 120 टोटल है इसका 120। अब चलिए हम चेंज करते हैं। मकान का किराया 21 दे रखा है हमको, तो ओवरऑल डिग्री कितनी है 360 अपॉन में 120 डिग्री, क्योंकि 120 टोटल है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो हमारी उसमें 360 डिग्री का बन के आएगा 360 मतलब 63 डिग्री। फिर इसी तरीके से हम बिजली का निकालेंगे 360 अपॉन में 120/3, वो है हमारा 9 डिग्री। तो इस तरीके से सारी डिग्रियाँ निकाल लेने के बाद हम इसको पाई चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा हम इस तरीके से पाई चार्ट में दिखाते हैं, डी रख कर हम बनाते हैं। इसके अलावा जब ये चीज़ें और अलग हो जाती हैं, मतलब अभी तो हम 360 से डिवाइड कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई भी करते हैं जब चीज़ें हमें परसेंटेज में दी होती है। अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे पाई चार्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये पहली बार चीज़ें कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो आप ये पहले कर रहे होगे, आपने डेफिनेटली इसको पहले पढ़ा भी होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप एक बार अपनी प्रैक्टिस कर लो। ये क्योंकि बेकार नहीं जाने वाला, कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाने के लिए बोला है, यहाँ पे बार ग्राफ है, यहाँ पे आपका आयत चित्र है और इसके बाद आपका पाई चार्ट भी है। तो आप इस तरीके से एक बना लीजिए, पीछे आंसर दिया होगा, आप मिला लोगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो चीज़ें हैं आपसे बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आंकड़ों का विश्लेषण, यानी कि जब हम ये सारी चीज़ हम डेटा जो है इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको दिखा भी देते हैं कि किस भी तरीके से हम उसको दिखा रहे हैं, उसके बाद है आंकड़ों का विश्लेषण करना कि उनको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, किस रीज़न से हमने उनको कलेक्ट करा है, तो वो क्या सारे रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक मेनली जो माना जाता है वो 3 होते हैं हमारे, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो अब इसके बारे में ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे मीन है, आपने पढ़ा होगा, मीन को निकालने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सेम ऐसी मीडियन के साथ होता है और सेम ऐसी मोड के साथ होता है, ठीक है। अभी हम पे डिपेंड ये करता है कि जो हमें डेटा दिए हुए हैं वो किस तरीके के डेटा दिए हुए हैं। जिस तरीके का हमें डेटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम उस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल में मेथड पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए इतने काम का नहीं है, क्योंकि हमको मीन मीडियन निकालने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। मैथ्स में जो मैथ्स का 20 नंबर का पार्ट आएगा उसमें ज़रूर पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा। बट हाँ, इसमें आपका ये ज़रूर आ सकता है, मतलब कि जैसे जैसे क्वेश्चन जो पूछता है DSSB की मीन की विशेषताएं क्या है, तो आपको 2 से 3 विशेषताएं दे देगा, फिर आपको ऑप्शन देगा A और B और C या तीनों। तो उसके लिए हमें ये पढ़ना भी ज़रूरी है, इसलिए हम स्किप भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, देखो व्यवस्थित डाटे दिए होते हैं, अव्यवस्थित डाटे होते हैं, एक सतत कंटिन्यूस डाटा होता है। तो इसमें अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यम, मतलब जो अव्यवस्थित है, एक तरीके का आपको सारा डेटा दे दिया है तो आपको मीन निकालना है। तो जितना भी डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 5 सब्जेक्ट के नंबर दिए हुए हैं, एक में 35 है, एक में 75 है, एक में 60, एक में 90, एक में 95, ठीक है। अब आपको इसका मीन निकालना है। तो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं आपके 5, तो जो भी आपके नंबर मैंने अभी बोले उन सबको प्लस कर दो और डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि ये 5 है तो हमारा मीन निकल जाएगा, ठीक है। सेम इन्होंने 11th एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जो धोनी ने स्कोर बनाए हुए हैं। तो कितने मैच में स्कोर है धोनी के, 1 2 3 4 5 में है, तो मैचों की संख्या कितनी है 5। तो सारे स्कोर को जोड़ दो, वो ऊपर रखो और अपॉन में 5 इक्वल टू जो भी आपका आएगा वो आंसर, ठीक है। और मीन हमारा पॉइंट में भी आ सकता है, इवन पॉइंट से स्टार्ट भी हो सकता है, तो मीन में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो इसमें से मतलब यही है कि टोटल प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या, इस तरीके से मीन निकालते हैं। अवर्गीकृत बारंबारता जब बटन दिया जाता है कुछ इस तरीके से, तो देखिए दैनिक मजदूरी हम ऐसे लिखेंगे, फिर जो दिनों की संख्या फ्रिक्वेंसी, फिर हम निकालते हैं FX, ठीक है। तो यानी 120:5, 600, 150, 130:4, 520, इस तरीके से करके, और इसका फॉर्मूला बनता है सिग्मा FX इक्वल टू अपॉन में सिग्मा F, यानी कि जो भी हमारा ये मल्टीप्लाई करके आया है उसका योग अपॉन में जो भी हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी रहती है वो। तो यहाँ पे हमारी दैनिक मजदूरी आती है, ठीक है। अब एक और तरीका होता है मीन निकालने का,
देखिए जब इसमें हमें अंतराल दे दिया जाता है, देखिए इसमें वर्ग अंतराल नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है तो सबसे शॉर्ट मेथड है। जब हमें वर्ग अंतराल दिया जाता है तो हमारा एक स्टेप मतलब इसी के हिसाब से बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं। मतलब जैसे इसमें हमें x दिया हुआ था, देखिए इसमें हमें x दिया हुआ था, तो इसमें हमें क्या करना होता है, सेम सब कुछ रहेगा बट हम x निकालते हैं, मध्य बिंदु खुद निकालते हैं। वो कैसे निकाला जाता है, ये जो हमारा वर्ग अंतराल है दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 ही है। 0 और 10 को 2 से प्लस करा तो 10, डिवाइड कर दो 2 से 5, 10 प्लस 20 30, और 30 को डिवाइड कर दो 2 से तो 15, 20 प्लस 30 इक्वल टू 50, 50 को डिवाइड कर दो 2 से 25। तो इस तरीके से हम अपना x निकाल लेते हैं। बाकी हमारा पुराना वाला तरीका सेम रहता है, fx, तो fx करके मल्टीप्लाई करेंगे f और x को, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो सिग्मा fx अपॉन में f निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा ये मीन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप यहाँ से मीन निकालिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। ठीक है, आप करना, वैसे तो अगर आप थोड़ा सा यूज़ करोगे तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, पर आप प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है आप बताना, प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर बताना। फिर नेक्स्ट है हमारा माध्यक यानी कि मीडियन। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम देखिए, हमें मान लीजिए डेटा दिए हुए हैं 15, 16, 17, 18, 19 हमें दे दिए। अगर ये जो डेटा है हमारा विषम है यानी कि ऑड है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, n+1/2 कर देते हम। ठीक है, मतलब n जो है टोटल नंबर, जो जैसे मान लीजिए 15, 16, 17, 18 दिया हुआ है, ठीक है, तो n+1 का प्रेक्षण का मान अपॉन में 2, यानी कि हम n वो नंबर लेंगे, हम बीच में से इसमें से कोई नंबर नहीं लेंगे, जितने भी नंबर हमें दिए हुए हैं वो टोटल नंबर +1/2, ठीक है, वो होता है। और जब हमें जब हमें सम संख्या दी होती है तो n/2 व प्रेषण प्लस n/2 + 1 व प्रेषण, और उसको फिर हम डिवाइड करते हैं 2 से। देखिए थोड़ा सा समझना ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मैं यहाँ पे आपको इसके थ्रू बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए 10 शिक्षकों की आयु हमें दी हुई है, हमारे पास ये आयु है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। अब देखिए ये कितने शिक्षकों की आयु है, 10, यानी कि हमारे प्रेक्षण क्या है, सम है, तो यानी हम ऊपर वाला लगाएंगे n/2 प्रेक्षण प्लस n/2 + 1 प्रेक्षण। अब इसका मतलब क्या है, अब ये देखिए ये आपको 10 शिक्षकों की आयु दी हुई है, ठीक है, तो प्रेक्षण कितने हैं टोटल 10, तो आप क्या करेंगे 10/2 है ना, यानी n/2 का प्रेक्षण लिखा हुआ है ना, यानी कि 10/2 का यानी पांचवा प्रेक्षण, फिर है n+2 + 1, यानी n/2 आ गया 5 + 1 6, यानी पांचवा प्रेक्षण जो होगा, और जो छठा प्रेक्षण होगा उसको प्लस करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीडियन आएगा। अब देखिए हमारा पांचवा प्रेक्षण कौन सा है, 1 2 3 4 5 40 है, और छठा कौन सा है 41। तो अब इसमें 40 41 में से हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ मीडियन होगा, क्योंकि 2 तो नहीं हो सकते ना मीडियन, तो इसमें हम क्या करेंगे 40 + 41/2, और वो होगा आपका मीडियन। देखिए 40 और 41 है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारी माध्यक आयु आ जाएगी, और ये हमारे करीब हमारे क्वेश्चंस के बीच की ही होती है। और यहीं पे मान लीजिए अगर मान लीजिए 11 दिया होता, ठीक है, अगर 11 होता तो यहाँ पे देखिए कितना शॉर्ट है, n+1/2 का मान, ये अगर 11 होता तो 11 + 1, ठीक है, /2 कर दो, 12/2, यानी कि 6 जो आपका होता वो हमारा आंसर होता, 6 बीच में जो छठे नंबर पे आता वो हमारा मीडियन होता। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें माध्यक रन दिए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट 11 वाला ही है, इसमें n जो है 11 है, तो 11 + 1 यानी 12, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, छठवां प्रेक्षण, और छठवां प्रेक्षण इसमें क्या है 22, तो 22 इज द आंसर। ठीक है, अब है आवर्गीकृत बारंबारता। जब आपको कुछ इस तरीके से fx वाला वो तरीका दिखाई दिया होगा, इसमें हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा f होता है ना, f को हम जोड़ते चले जाते हैं। देखिए पहले f 6 है तो 6, फिर 6 में 5 11, फिर 11 में 10 21, ऐसे करते हैं हम, और फिर इसमें से हम क्या करते हैं अपना CF कोई भी चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, कोई भी CF मान लेते हैं। वैसे हम क्या मानते हैं, जो हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है ना, हम वही वाला चूज़ करते हैं। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखिए 10 है, तो हम उसके सामने वाले ही हमने CF यूज़ करा। अब हम उसको क्या करेंगे n+1/2, ठीक है, क्योंकि f जो है हमारी 39 है, ठीक है, 39 यानी विषम है, तो सिंपल हमें क्या करना है 39 + 1/2 करेंगे, और 39 + 1 यानी कि 20, तो 20 वाला हमारा किस में लाई करेगा, जैसे 18 है और 20, CF हमारी 21 है, और प्राप्तांक हमारे 18 है, 10 है, तो ये जो 20वां जो आया है ना, ये 21 वाले पार्ट में आएगा ना, क्योंकि CF देखिए यहाँ पे 21 तक है, तो ये इस वाले पार्ट में आएगा, और 21 वाले की वैल्यू क्या है 18, यानी इसका मीडियन क्या हो जाएगा 18।
अगर आपने ये पहले से करा हुआ है तो आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है। 9th 10th में सब में ये है, बस 11th 12th में थोड़ा सा लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब निकालने के लिए आ जाता है। अब इसमें सेम हमें एक एग्जांपल दे दिया है अंतराल वाला, जिसमें अंतराल आ जाता है, तो इसका तो बहुत ही फेमस है ये फॉर्मूला। इसको फॉर्मूला लगा लो, हमें कुछ नहीं देखना, ऑड है इवन है कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, L + n/2 - f अपॉन में f/xi। तो L क्या होता है यहाँ पे? L होता है ये जो है ना अंतराल का गैप, 30 से 39, सॉरी ये H होता है, मतलब एक्साइज में बोला हुआ है। इसमें होता है जो भी हम चूज़ करेंगे ना, मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया, हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी है, हमने 15 ले ली क्योंकि हाईएस्ट है 15, तो आप इस पूरी लाइन पे सर्कल कर लो, तो यहाँ से आपकी F हो जाएगी 15, ठीक है। अब जो L है वो हो जाएगी 60, और जो CF होगी ना, CF हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाली होती है, यानी कि अगर आपने इस लाइन पे सर्कल करा है तो 27 से ऊपर वाली यानी कि 12 आपकी होगी CF, ठीक है। तो LM हो गया हमारा, इन्होंने भी वही चूज़ करा होगा, ठीक है। इस तरीके से LM वही होगा, n/2 यानी F का जो टोटल होगा वो हमारा n होगा, तो n 50/2 यानी 25 माइनस F जो हमने चूज़ करी है यानी कि 15 अपॉन में F जो भी उसकी F है यानी कि 15/H, सॉरी XI है यहाँ पे, इसको जो भी उसका गैप है H वो, और आप इसको फॉर्मूले में रखोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको जो मैंने बोला है वही चूज़ करो, मतलब जैसे कि मैंने वैसे जनरली हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी चूज़ करते हैं जिसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आपको ये नहीं करनी तो आप कोई भी ले सकते हो, आप 10 वाली ले लो, आप 8 वाली लाइन ले लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो वो टेंशन नहीं लेनी, बट हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, तो आप वो ध्यान रखना, फॉर्मूले में रखो, आपका आंसर आएगा। इसके बाद आता है बहुलक, और जो हमारा मीडियन होता है वो हमारे जो नंबर्स हमें दिए होते हैं उसके बीच का होता है, और लेकिन जो बहुलक होता है, बहुलक हमेशा हमारे जो भी दिया गया होता है ना उसके बीच का एक माप होता है, मतलब उसके एक बीच की वैल्यू होती है। तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होता है वो बहुलक है, सबसे इजी बहुलक है। और इसका एक ना शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, अगर हमें मीन और मीडियन पता है, वो अभी आगे आएगा, मीन और मीडियन पता है तो हम उससे तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं, चाहे मीडियन और मोड पता है उससे हम मीन निकाल सकते हैं, हमें पूरा पूरा फॉर्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको देखें यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ है, तो डेटे में देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 24, तो 24 इज़ द आंसर, सिंपल, ठीक है। अब वो तो था कि जब हमें सिंपल सा डेटा दिया हुआ है, लेकिन जब हमें इस तरीके से डेटा दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो 10 नंबर है वो 3 बच्चों के हैं, ठीक है, 12 नंबर 4 बच्चों के हैं, 13 नंबर 5 बच्चों के हैं, 15 नंबर 2 नंबर बच्चों के हैं, 18 नंबर 5 नंबर के हैं बच्चों के हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन से नंबर सबसे ज़्यादा बच्चों के हैं, तो वो 13 और 18 है, क्योंकि 5 बच्चों के हैं, 13 और 18, तो बहुलक क्या हो गया, 13 और 18। और बहुलक कितने भी हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, बहुलक हमारे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा फ्रिक्वेंसी वाला, और देखिए जो मैं फॉर्मूले की बात कर रही थी वो ये है, बहुलक इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी मीडियन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से हम डबल मीन को माइनस कर दें तो हमें मोड मिल जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, क्योंकि 2 चीज़ें दी हैं, तीसरी जनरली निकालने के लिए पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। DSSS में पहले TGT PGT में इस तरीके का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया था, ठीक है। इसके बाद है हमारा एक्चुअली इन्होंने एक फॉर्मूला नहीं दिया, जैसे जब हम बारंबारता आ जाती है ना उसमें, तो उसका एक फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F/H, ठीक है। वो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है जब बारंबारता श्रेणी आ जाती है, तो वो फॉर्मूला भी आप याद कर लेना। फिर हमारा विचरण के मापक, की मापक कैसे निकाल सकते हैं, तो ये 2 होते हैं, दूरी मापक और औसत विचरण मापक, ठीक है। यही स्टैंडर्ड डेविएशन, जो डेविएशन जिसमें हम निकालते हैं, तो वही सब है। तो परिसर क्या होता है, देखो परिसर आपको बताया था, रेंज सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, ठीक है। और जब क्या होता है कि जैसे जब हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन मान लो कोई नंबर माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो हम इसे अनन्य परिसर बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कोई चीज़ जब माइनस में चली जाती है उसे सम्मिलित परिसर बोलते हैं, मतलब इतना वो डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए अब ये टॉपिक है अंत चतुर्थक परिसर। इसमें क्या है, देखिए ना बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर आपकी मैथ्स में ज़्यादा कमांड नहीं है या जैसा भी है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको छोड़ देना, क्योंकि अगर आप इसमें खोगे ना तो बहुत ही डीप में है,
तो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। अदरवाइज़ अगर आपका बेस बना हुआ है या आपने इकोनॉमिक्स करी होगी तो फिर आप आराम से इसको समझ सकते हैं। देखिए अंत चतुर्थक परिसर क्या होता है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है Q3 माइनस Q1, ठीक है। और अर्ध है यानी कि आधा, तो हम इसका आधा कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये Q1 Q3 Q2 Q4 को कैसे निकाला जाए या कैसे समझा जाए, ठीक है। अब जैसे जो हमारा Q1 होता है वो क्या होता है 25% से नीचे वाला, Q2 होता है 50% से नीचे वाला, और Q3 होता है 75% तक, और Q4 जो बचेगा लास्ट में ऑब्वियसली आपका 100% पे आ गया। अब देखिए हम निकालेंगे कैसे कि ये Q1 Q2 Q3 ये है क्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक डेटा दिया हुआ है 3 4 6 9 11 12 14 15, तो ये टोटल कितने हैं 8 है, ठीक है। अब 8 का अगर आप 25% निकालोगे तो 2 आएगा, ठीक है। और अगर आप इसका 50% निकालोगे तो 4 आएगा, 75% 6 आएगा, और 100% ऑब्वियसली 8 आएगा। तो यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है, जो आपका 25% में यानी 2 आएंगे, तो 2 पॉइंट इसके बिंदु कौन से हैं 3 और 4, ठीक है। यानी कि 3 और 4। अब एक ऐसा बिंदु, अब इसके लेकिन और इसके देखिए नीचे तो आ गए 3 और 4, और उसके बाद हमारे आ रहे हैं 6 और 9, यानी ये 50% में आ गए। 11 और 12 हमारे 75% में आ गए, और 14 और 15 हमारे ये लास्ट वाले में आ रहे हैं Q4 में। लेकिन अभी ये तो दो आ रहे हैं पॉइंट, और Q1 Q2 तो एक ही हो सकता है ना, ठीक है। तो हम इसके बीच का पॉइंट निकालते हैं। जैसे 3 और 4, तो इसके बीच का अगर मैं निकालना चाहूँ पॉइंट, 3 4 4 और 6 के बीच का पॉइंट होगा 5, ठीक है। तो Q1 हो जाएगा मेरा 5, और जो Q3 है मेरा, देखिए उसके नीचे 6 अंक होने चाहिए, क्योंकि Q3 में 75% चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर उसमें आ रहा है 12 एंड 14, तो 12 एंड 14 के बीच का बिंदु क्या है 13, तो Q3 मेरा क्या हो जाएगा 13, और Q1 हो जाएगा 5, तो Q3 माइनस Q1 यानी 13 माइनस 5, और अपॉन में 2, तो 13 माइनस 5 इक्वल टू 8, और 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो 4 है, ठीक है। इस तरीके से एक पॉइंट ज़्यादा लेकर के हम ये चीज़ें निकालते हैं। अभी इसमें औसत विचलन है, तो यही जो हमारा मेन अंक दिया हुआ है उसको माध्य माइनस कर देंगे तो आ जाता है, और इसके लिए पहले हमें माध्य निकालना होगा, ठीक है। जो भी हमें डेटा दिया होगा हम उसका माध्य निकालेंगे। और देखिए इसमें हमें 5 अंक जो हैं इसमें माध्य दिया हुआ है। अब विचलन हमें इसमें कैसे निकालना है, x माइनस एक्स डैश, ठीक है। ये जो आपको डेटा हुआ दिया है 5 8 10 12 14, इसमें आपको मीन दिया हुआ है। अब हर एक डेटा में से आप मीन माइनस करोगे, यानी x माइनस एक्स डैश करोगे। एक्स डैश हमारा यहाँ पे मीन होता है, तो 5 माइनस 10 8 माइनस 10 और 11 माइनस 10, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि आपका आंसर जो है माइनस में आना चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि दोनों तरफ बार लगा है, तो बार के बाहर जो भी आंसर आएगा वो प्लस होके आएगा। सॉरी, रेंज लगी हुई है, रेंज के बाहर जो भी आंसर आएगा वो प्लस होके ही आएगा। फिर आपको यहाँ पे सिग्मा बताया हुआ है कि क्या है, फिर उसके बाद आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके आउटकम्स हैं, तो आपको मीन मिल जाता है, ठीक है। अब ये औसत विचलन है, ये इसका थोड़ा सा डिटेल मेथड है, जिसमें आपको ये वर्ग अंतराल वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें वही आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा कि इसमें आपको x निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट, फिर आप वही x निकालने के बाद x माइनस एक्स डैश करोगे। x डैश आपका मीन होगा, ये आपको दिया होगा, और नहीं दिया तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, फिर आप ये करोगे। बाकी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में मीन हमेशा दिया होता है, फिर आप उसमें से माइनस करोगे, फिर आप fx को मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपका आंसर आएगा उससे, फिर अपॉन में n से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये अब इसके चरण बताए हुए हैं कि आपको ये क्या ज्ञात करना है, माध्य के अंकों से विचलन ज्ञात कीजिए, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर इसके बाद आपको एक वर्ड है सिग्मा, ठीक है। एक अक्षर होता है सिग्मा, ये बताया जाता है कि मतलब सिग्मा का मतलब होता है टोटल, उसको इस तरीके से भी दिखाया जाता है, आपको अक्षर बता रहा है, ठीक है। साइन तो आपको पता ही है, अक्षर किस लेटर से डिनोट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताई हुई हैं। और इसके बाद इसका एक और मेथड जब बढ़ जाता है, मतलब ये इसका सेकंड मेथड है, मतलब आप इसका भी यूज़ कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, और इसके बाद हमारा माध्यक विचलन निकलता है, ठीक है। माध्यक विचलन अभी हम मीन से निकालते आ रहे थे, अब इसमें हमारा माध्यक से हो जाता है, वो हमारी चॉइस है, हम किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप इसके बारे में पढ़ोगे ना कि इनके उपयोग क्या है, तो आपको हमें तब पता चलता है कि मतलब अच्छा अगर इस मेथड का यूज़ करेंगे तो हम मीन के अप्रॉक्स सबसे पास पहुँचेंगे, और अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हम मीडियन के सबके पास पहुँचेंगे। बट इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि इसमें डिटेल में क्वेश्चन बनेगा, तो अभी तक वो तो वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, पर अगर डिटेल में क्वेश्चन बनेगा तो उनकी बस कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछे गए हैं अभी तक तो, ठीक है। तो इनके बस सारांश में यही है कि कैसे यूज़ होते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दिए हुए हैं आप करके देख लेना,
लास्ट में आंसर दिए हुए हैं, तो आपको ये भी हो जाएगा कि कितना आपको क्लियर हुआ है या नहीं। एक बार आप क्वेश्चन निकाल लेना।